दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी की एक सीरीज़ जिसमें हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए समय को कम से कम वेस्ट करते हुए अपने सवालों को देखें। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कहते हैं कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसका उदय सबसे पहले किस देश में हुआ। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे पहले उदय हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दरअसल ये क्या है, इसको बात को आप समझिए कि किसी भी देश में मुख्य तौर पर दो तरह की शासन प्रणालियां हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरे को हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सरकार का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, उसमें सरकार का प्रमुख पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है, और राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ आपने देखा कि जो सरकार के प्रमुख और राष्ट्र के प्रमुख अलग अलग होते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की को रख रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो व्यक्ति है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जवाबदेह नहीं होता है। उसको हटाने की बड़ी कम संभावनाएं होती हैं, लेकिन हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हटाने की संभावनाएं बड़ी जटिल होती हैं। और जैसे संसदीय शासन प्रणाली में आप आते हैं, तो यहाँ जो सरकार होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है अपनी जनप्रतिनिधियों के प्रति, और जनप्रतिनिधि अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा सकते हैं। तो एक तरीके से संसदीय प्रणाली जो होगी वह जवाबदेह प्रणाली होगी, और अध्यक्षात्मक प्रणाली जो होगी वो कम रेस्पॉन्सिबल होगी तुलनात्मक किसके, संसदीय शासन प्रणाली के। तो इसकी शुरुआत करने वाला जो देश होगा वह अमेरिका होगा। दरअसल देश दोस्तों, अमेरिका की जब आप बात करते हैं तो अमेरिका भी कभी एक समय में देखेंगे तो राजतंत्रात्मक एक मोनार्की सिस्टम रखता था। वो गुलाम हुआ करता था हमारी तरह इंग्लैंड का। और वहां पर बहुत सारे कारण उस समाज में देखे गए, लेकिन एक मुख्य कारण जो उस समय था वह था बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की एक रिवॉल्यूशन वहां हुई, वहां से घटना घटी, और वहां के जो अमेरिकी लोग थे, अमेरिकी लोगों ने बहुत सारी चाय की जो टोकरियां थी, जो ट्रे थी, उनको फेंक दिया समुद्र में, और विरोध कर दिया किसका? विरोध कर दिया इंग्लैंड का। इंग्लैंड का विरोध करने के बाद लोगों ने कहा कि यहां से आपको चले जाना चाहिए, उपनिवेशवादी नीति हटा देनी चाहिए। और उसके बाद वहां एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आती है। तो इसको शुरू करने वाला जो पहला देश है दोस्तों वह है अमेरिका। एक सवाल तो यहां से हुआ। आगे चलें। आगे चलें तो अगला सवाल देखें। और अगले सवाल में हमने देखा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर? कि क्या संविधान लिखित है? एक बात, संविधान लिखित है। यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरी बात, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ये है प्रजातंत्र। किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जहां संप्रभुता, सोवरेनिटी किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। जनता जहां सर्वे सर्वा होती है उसको संप्रभुता कहते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी का गुण होता है, डेमोक्रेसी का गुण होता है जहां सरकारों को चुनने और सरकारों को बदलने का अधिकार जनता के प्राप्त पास हो, उसे प्रजातंत्र कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के उलट एक बात होती है जिसे मोनार्की या राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में जनता के पास, जनता सिटीजन ना होकर प्रजा के रूप में आ जाती है, और वहां उसको हटाने के अधिकार तो छोड़ दीजिए, विरोध करने का, हड़ताल करने का अधिकार भी नहीं होता। राजा ही कानून होता है, राजा के पास ही डिवाइन पावर होती है। राजा अपने आप को कहता है कि मेरे पास दैवीय शक्तियां हैं। मुझे किसने बैठाया है गद्दी पर? मुझे बैठाया है ईश्वर ने। जैसा अकबर ने कहा, अकबर महान ने कहा कि मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं शासक नहीं, वास्तविक शासक तो कौन है? ईश्वर है। मैं ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हूं, और ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव कभी गलत नहीं हो सकता, डॉन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है राजतंत्र में। लेकिन दोस्तों, प्रजातंत्र की बात होती है कि जहां प्रजा सर्वे सर्वा होती है, और प्रजा ना केवल सरकारों को हटा सकती है, सरकारों को नियुक्त कर सकती है, हड़ताल कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है। इस तरह की सारी शक्तियां जो होती है जनता के हाथ में होती है, और जनता ही संविधान का निर्माण करती है, और वो ही संविधान पावर देता है सरकारों को। दो बात यहां से। अगली बात पर चले।
यहाँ से आगे चलिए तो तीसरी बात आपको मिली, भारतीय संविधान कैसा है? संविधान कैसा है का मतलब क्या ये कठोर है? कठोर का मतलब है जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाए या संशोधन ना ही किया जाए, उसे हम कैसा कहते हैं? कठोर कहते हैं। आपने कहा लचीला, जिसमें संविधान हम जिसमें संशोधन बेहद आसानी से किया जा सके उसे लचीला कहते हैं। और न ही कठोर न ही लचीला, ये बात गलत है। अंशतः कठोर अंशतः लचीला, पार्शियल रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल। इसे कैसे कहेंगे दोस्तों? इसे ऐसे कहेंगे कि जब आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के तहत बहुत सारे नए स्टेट बनाते हैं, नए स्टेट्स को शामिल करते हैं। तो जो पहले से स्टेट नहीं है, यूटी को बदल के स्टेट बनाया, स्टेट को बदल के यूटी बनाया, सिक्किम को अपने भीतर लाए। इस तरह का जो भी कार्यक्रम हम कर रहे होंगे वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अर्थात संविधान कैसा है? संविधान यहाँ हो गया हमारा अंशतः लचीला। फिर कठोर कैसा है? कि यदि आपको कोई ऐसा बदलाव करना है, कोई जीएसटी आपको लेके आना है कि जो ना केवल राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है बल्कि सेंटर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो राज्यों की आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति लेना भी आवश्यक है, तो हम कहेंगे ये कठोर भी है। कठोर भी है। तो संविधान में संशोधन कई जगहों पर आसानी से हो सकता है और कई जगहों पर बड़ी मुश्किल से हो सकता है। इस बात को हम कहते हैं अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ये बात हुई, ये सवाल का उत्तर ये होता है। आगे चलते हैं। आगे चले तो आपको अगला सवाल मिलेगा और अगले सवाल में हम गए, यहां आपने कहा कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? बताएंगे क्या? कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, आपने पता है कि ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन हम पर शासन कर रहा था, उसी को हमने लागू कर दिया। उसमें अंतर क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो वहां भी है और हमारे यहाँ भी है। अर्थात अर्थात क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि जब सरकार होती है, सरकार का कोई एक व्यक्ति अपनी नीतियों के प्रति जवाबदेह नहीं होता, संपूर्ण सरकार जवाबदेह होती है किसी भी काम को करने के लिए। जब हम कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। संसद का कोई एक व्यक्ति बाहर जाकर उस मंत्रिमंडल की आलोचना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह समूह का निर्णय है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो बनता है। न्यायिक समीक्षा नहीं दोस्तों, न्यायिक समीक्षा नहीं। न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वह लिया गया है अमेरिका से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि संसद ने, पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो या किसी अन्य बात का कोई उल्लंघन कर रहा हो जिससे लोगों के अधिकार क्षतिग्रस्त हो रहे हों, उनको नुकसान पहुंच रहा हो, तो उसके लिए न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून का अवलोकन करे, उसकी समीक्षा करे, और यदि उसे लगता है कि वास्तव में ये कानून उल्लंघन कर रहा है तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दे। ऐसी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। वहां संसद को संप्रभु कहा गया। कई आलोचकों ने तो ये कहा कि ब्रिटेन की जो संसद है वह आदमी को औरत, औरत को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। इस मायने में संसद की सर्वोच्चता में न्यायिक समीक्षा का गुण नहीं पाया जा रहा है उससे, तो इसलिए हमने कहा ये नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था है, बिल्कुल है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन होते हैं। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका है, बिल्कुल वास्तविक कार्यपालिका हमारे यहाँ पीएम को कहते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति को कहते हैं, और वहाँ राजा है और वहाँ पीएम है। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ से आपने समझी। यहाँ से आगे चले तो अगला सवाल आपको मिला कि भारत में संघवाद का कौन सा उदाहरण नहीं है? भारत में संघवाद का कौन सा उदाहरण नहीं है? पिछली क्लास में हमने एक सवाल लिया था कि संघवाद क्या होता है, तो हमने कहा था कि संघवाद का मतलब होता है यदि किसी देश में एक या एक से ज्यादा स्तर की गवर्नमेंट होती है तो उसे संघवाद कहते हैं। यदि किसी देश में सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा है तो उनको बचाने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। क्यों नहीं है संघीय राज्य? भारत संघीय राज्य है। भारत एक संघीय राज्य है। ये ऑप्शन भाई थोड़ा जो है, अच्छा, भारत में संवादिता व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये बात तो गलत है। भारत संघीय राज्य है और भारत में संवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत में संवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये बात जो है केवल ए ठीक कहेंगे। व्यवहारिक क्यों नहीं हो रही है, इसे लागू करने की तकलीफ क्या हो रही है? ये कह रहे हैं कि संवाद भारत में लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसे लागू ना कर पाने का दोस्तों कारण क्या है? क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। उस डाइवर्सिटी के कारण
उसमें क्लैश होता रहता है, राज्यों के बीच में क्लैश होते रहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी का क्लैश हो रहा है, उधर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहाँ जनजातियों का क्लैश हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भारत में व्यवहारिक व्यवहारिक नहीं है, ये तो दिख रहा है हमें, अप्लाइड पार्ट है। लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं है, नहीं, भारत तो एक संघीय राज्य है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया शैल बी द स्टेट ऑफ द यूनियन, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो ये बात हुई। यहाँ से आगे बढ़े तो सवाल नंबर 6 लिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन सा संघीय लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अरे ये तो हो रखा है, कहाँ हो रखा है? ये हो रखा है अनुसूचित 7 में। जब आप शेड्यूल 7 को देखेंगे तो वहां 3 प्रकार के शेड्यूल बनाई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें तीनों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, हाँ लिखित संविधान है, ये बात भी ठीक है। इकहरी नागरिकता है, तो हमने कहा कि इकहरी नागरिकता है, बिल्कुल ठीक है। ये भी किसका है? इकहरी नागरिकता जो है ना दोस्तों, ये किसका गुण है? ये संघवाद का गुण नहीं है। इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता गुण है एकात्मकता का। क्योंकि जब आप भारत उसमें जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो आपको दोहरी नागरिकता दिखाई देती है। आपको स्टेट की नागरिकता भी मिलती है और आपको सेंटर की नागरिकता मिलती है। तो जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दरअसल वह एक संघवादी लक्षण है। लेकिन जब आप इकहरी नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों, तो वह एक संघवादी लक्षण नहीं है, एक तरीके से एकात्मकता का प्रोविजन है, यूनिटरी सिस्टम है। और दिस टाइप ऑफ यूनिटरी सिस्टम इज फाउंड इन द ब्रिटेन पार्लियामेंट या ब्रिटेन गवर्नमेंट या ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं आप। इस तरह की जो व्यवस्थाएं आपको पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं ब्रिटिश सरकार के संविधान में या ब्रिटिश संविधान में पाई जाती है, ऐसा कहना ठीक होगा। तो ये बात गलत हो गई। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, अरे बिल्कुल जरूरत है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो संघवादी लक्षण नहीं होगा। उसका कारण ऐसा है दोस्तों, क्योंकि न्यायपालिका ही वह एक अदालत है, वह एक माध्यम है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनता और सरकार हो, इनके बीच जो विवादों का समाधान होता है वह न्यायपालिका ही करती है। तो इसमें इकहरी नागरिकता प्रावधान हो जाएगा जो संघीय लक्षण नहीं है। यहाँ से आगे चले, यहाँ से आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम कहेंगे भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? क्यों भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया है? द रीजन ऑफ द लार्ज नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। जब आप कहेंगे वृहद संविधान होने का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, हाँ ये बात तो है, अनुभव समाविष्ट हैं। ठीक है, इसमें विस्तृत विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ठीक है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इससे तो कोई मतलब नहीं। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ये बात आप समझ के चलिए कि जब हम कहते हैं कि राज्य सरकारों का अपना संविधान होगा, किसकी तरह? अमेरिका की तरह अपना संविधान होगा दोस्तों, तो फिर सेंटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इतना बड़ा क्यों हो जाएगा? अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है, केवल 7 आर्टिकल्स हैं। तो जब हम देखते हैं कि उसका संविधान इतना बड़ा क्यों नहीं है, बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यों का संविधान अपना अलग है। भारत क्योंकि फेडरल सिस्टम रखता है एक तरीके से, तो उसमें स्टेट का और सेंटर का एक ही कानून है, एक ही संविधान है। तो कहा गया है संघ और राज्य दोनों सरकारों का एक ही संविधान है। ये बात, यहाँ से आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और कथन सत्य को छांटने निकलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, हाँ सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियां होती हैं, बिल्कुल होती है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता करती है, ये बात तो ठीक है। फ्रांस में संघीय प्रणाली नहीं है, ये बात हमें देखनी है। कौन सा कथन सत्य है, ये बात देखनी है। तो सत्य में हम आएंगे यहां, निम्न कौन सा कथन सत्य है कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके कथन में कुछ तकलीफ लग रही है यहाँ, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो संघीय प्रणाली अमेरिका में भी है और संघीय प्रणाली कहाँ है, इसमें भारत सरकार में भी संघीय और एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं। क्योंकि संघीय और एकात्मक लक्षण क्यों पाए जाते हैं दोस्तों, उसका कारण ये है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं हमारी, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो एकात्मक प्रणाली है। जब आप कहते हैं कि हमारा
फाइनेंस कमीशन है 280 आर्टिकल 280 के तहत, वह भी स्टेट और सेंटर दोनों के करों के बंटवारे की बात करेगा तो भी एकात्मक प्रणाली है। या आप कहेंगे, इसके अलावा आप कहेंगे कि भारत में तो जुडिशरी है दोस्तों, वो जुडिशरी एकात्मक है, यूनिटरी है, तो यूनिटरी जुडिशरी भी हम कहते हैं कि एकात्मक की तरफ ले जाती है। तो हमने कहा कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं, दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा ऑप्शन में तकलीफ है, खैर आगे चलेंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को असंघात्मक कहा जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था का होना, संघात्मक व्यवस्था का होना ये इसका व्याख्या नहीं है। संघात्मक व्यवस्था भारत में है, इसका मतलब यह है कि राज्यों को भी सरकार अधिकार दिए गए हैं और केंद्र को भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन असंगात्मक इसको जो है केसी वियर ने कहा। केसी वियर कहते हैं कि पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है अमेरिका की तुलना में। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन का संविधान अलग है, ब्रिटेन की मतलब राज्यों का संविधान अलग है, माफ कीजिएगा, राज्यों की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में जब हम आएंगे तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान मना करता है, राज्यों के संविधान की मना करता है। तो एक बात ये तो ठीक है कि भारत का संघात्मक व्यवस्था को असंघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, ये बात तो ठीक है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, न्यायिक पुनरीक्षण का दोनों सवाल, दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक ही ए आर आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे समझेंगे। अभी न्यायिक पुनरीक्षण आपने पीछे देखा था। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? क्या संघीय है, क्या एकात्मक है, संसदीय है? प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, यही बात आपको माननी पड़ेगी। प्रकृति में संघीय है। प्रकृति में संघीय का मतलब क्या है कि हमने तीनों लिस्ट जो है बनाई गई हैं, राज्य सूची की, केंद्र सूची की, संवर्ती सूची की, 3 लिस्ट बनाई है, तो हमने अलग अलग अधिकार बांट दिए हैं, लिखित संविधान है, ये भी बात है। लेकिन भावना में एकात्मक कैसे है दोस्तों? भावना में एकात्मक ऐसे है कि जब जो है किसी आपदा की स्थिति आती है तो पूरा का पूरा भारत एक हो जाता है। इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं भारत में एक जैसी हैं। भारत एक नेशन है, भारत एक राष्ट्र है, ये बात समझिए। भारत में एक संविधान है, ये एक संविधान क्या बताती है? एकात्मकता को दिखा रही है। तो भारत प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अगला सवाल नंबर 11 पर चले। ये जो है आपका भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो दोस्तों भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है, जी ऑस्टिन ने। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक संविधान कहा, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद का ही एक प्रकार है। इसका मतलब है कि जब राज्य सरकारों के बीच में ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाए कि वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े तो उसको सहकारी संघवाद कहते हैं। जैसे नीति आयोग विभिन्न राज्यों की एक लिस्ट जारी करता है कि कौन से राज्य स्वच्छ भारत अभियान में आगे पहुंचे, कौन से राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करने में आगे पहुंचे, ये सारी की सारी बातें हमें सहकारी संघवाद को दर्शाती है। सहकारी संघवाद ही है कि बिहार की जनता है वो अपना काम करने के लिए पंजाब चली जाती है, पंजाब के लोग हैं वो अपना काम करने के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं, और हम कर्नाटक से क्या ले लेते हैं? सोना ले लेते हैं, और हम कर्नाटक को क्या दे देते हैं? अनाज दे देते हैं। हम कर्नाटक से रेशम ले लेंगे, कॉफी ले लेंगे, और कर्नाटक को गन्ने की चीनी भेज देंगे। तो ये सहकारी संघवाद ही है, एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी को बनाना, एक दूसरे पर कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ जाना, राज्य को नहीं देश को आगे बढ़ाने की बात करना ही सहकारी संघवाद है, ये जी ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, चलिए यहां से आगे चलेंगे। आगे चले तो किसने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक संविधान है? तो दोस्तों ये तो केसी वियर ने कहा है अर्धसंघात्मक संविधान है। केसी वियर अभी अभी तो देखा कि केसी वियर क्या कह रहे हैं? अमेरिका के प्रावधान के आधार पर कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में आदर्श मॉडल जो है फेडरलिज्म का, वह तो अमेरिका है, आदर्श मॉडल जो है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संघवाद में राज्य और केंद्र सरकारें दो अलग अलग इकाइयां होती हैं, अलग अलग इकाइयों के अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों को लिखा जाता है।
भारत में अलग-अलग इकाइयाँ तो हैं, लेकिन भारत कहता है कि ये जो शरीर है, इसके एक हिस्से का नाम हाथ है, एक हिस्से का नाम सिर है, एक हिस्से का नाम पैर है, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा शरीर है, पूरा का पूरा राष्ट्र है। हम इसे अलग नहीं कह सकते। खून के माध्यम से, रक्त की वाहिनियों के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये जो हमारा शरीर है, इट इज़ कनेक्टेड कनेक्टेड टू ईच अदर्स। एक दूसरे ऑर्गन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से आगे चले। केसी वियर वियर हुआ उसका उत्तर। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है परिभाषा में? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। जब संवैधानिक सरकार की बात करते हैं दोस्तों, संवैधानिक सरकार का मतलब है कि जिसके अधिकारों को संविधान ने सीमित कर दिया हो, जिसके अधिकारों को संविधान द्वारा लिख दिया गया हो, अर्थात तानाशाही ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, निरंकुशता ना हो, जो लोक कल्याण के लिए काम कर रही हो। संविधान जैसी जैसी बाउंड्री बांधे किसी सरकार की, वैसे काम करे सरकार, तो उसे कहते हैं सीमित सरकार। सीमित सरकार। तो सवाल का उत्तर हुआ सीमित सरकार। आगे पहुंचे। आगे आए तो आपको सवाल नंबर 14 मिला। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या मानते हैं स्वतंत्रता को आप? ये कह रहा है कि स्वतंत्रता क्या है आपके नजरिए से, स्वतंत्रता की व्याख्या आप क्या देंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। तो देखो ये क्या कहेंगे कि इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, ये तो गलत बात है। इच्छानुसार कुछ भी करेंगे तो कबीलाई व्यवस्था आ जाएगी। अरे तो भेड़ जो है पशु जीवन आ जाएगा। जहाँ गए वहाँ, जहाँ जिसका मन किया उसका चारा खाया, जिसका मन किया उसके घर में घुस गए। नहीं, ये बात तो स्वतंत्रता नहीं है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। अरे राजनीतिक शासकों के विरुद्ध सारा संरक्षण मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको अपने मन मुताबिक, आपको अपने शरीर की, अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का मौका नहीं मिला, तो क्या कहेंगे? आपको आजादी है? अरे आप देखना चाहते हैं डोरेमोन और आपको दिखाई जा रही है सैन्य फिल्में, या आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि आप स्वतंत्रता? अरे अपने मन की, शरीर की, आध्यात्मिक जो विकास है उसको करने की आज़ादी को ही क्या कहेंगे? उसको स्वतंत्रता कहेंगे। तो नियंत्रण का अभाव, ये भी गलत बात है। स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अवसर ही स्वतंत्रता है। आपको इस तरह की सुविधाएं मिले कि आपके अंदर जो ईश्वर ने, प्रकृति ने जो भी प्रतिभा दी है, उसे आप निखार लें और निखार के एक व्यक्तित्व का निर्माण करें, तो उसे ही स्वतंत्रता कहेंगे दोस्तों। चलिए, ये सवाल आ सकता है, रिपीटेड सवाल हो सकता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करेंगे। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को बनाया। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तीलियां होती है। अरे किसने कहा 21 तीलियां होती है भाई? राष्ट्रीय ध्वज के बीच 24 तीलियां होती हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 होता है। 3:2 होता है भाई, 3:2 होता है इसका अनुपात। ठीक है, 2 गलत है, 3 गलत है, तो ये केवल एक ठीक है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है ये बात। आगे चलेंगे। जैसे ही आगे बढ़ रहे होंगे तो यहां देखेंगे, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये तो सवाल रिपीटेड हो गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपको नहीं पता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ है। और हमने कहा कि 29 जुलाई को जो बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया है। और भारत में 58 टाइगर जो रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं भारत में 58। और भारत ने 2023 में, जब हमने 50वीं टाइगर जयंती मनाई, अपनी टाइगर प्रोजेक्ट का जो 50वां दिवस मनाया, 50वीं जयंती मनाई, उस 50वीं जयंती के अवसर पर हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बनाया। और उसमें हमने न केवल विदेशों की सरकारों को जोड़ा, विभिन्न प्राइवेट प्लेयर्स को भी जोड़ा। कहा कि आइए और बाघों का संरक्षण करते हैं। तो राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, आप जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को घोषित करने के पीछे कारण क्या है? दोस्तों इसके पीछे कारण है कि डाइवर्सिटी। आपने एक सवाल सुना होगा, वेटलैंड्स, आर्द्रभूमियां। आर्द्रभूमियों का कारण होता है, आर्द्रभूमि दो काम करती हैं। एक कि उनके पास जो आर्द्रभूमि मतलब दलदली जमीन, गीला गीला जो जहां पर पानी भरा होगा उसे आर्द्रभूमि कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। इधर उधर से जहां से भी पानी आया और उस पानी के अंदर जो भी केमिकल एलिमेंट होंगे, एक तो उसको जाने से रोकना, उसको एब्जॉर्ब करना, एक काम तो ये है।
दूसरा काम क्या है इसका, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना, और तीसरा काम क्या है कि भूजल संरक्षण को बढ़ाना, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको तेजी से बढ़ा देती हैं। और क्योंकि दलदली भूमि में ही होता है कमल, तो हम एक इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम वेटलैंड को बढ़ाएंगे तो कमल तो अपने आप खिल जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी नहीं, हमें चाहिए कमल, ताकि वेटलैंड बढ़े, वेटलैंड बढ़े तो बायोडायवर्सिटी बढ़े, और बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी तो पूरा का पूरा जो मानव समाज है, मानव सभ्यता है ना दोस्तों, वो पूरी की पूरी किस पर टिकी हुई है, वो जैव विविधता पर टिकी हुई है। मानव स्वामी नहीं है, मानव इस पूरे के पूरे पर्यावरण का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, एक घटक है। वो तकलीफ ये हो गई है कि उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई, और बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसने ऐसे टूल विकसित कर लिए कि उस पर उसने अपने आप को स्वामी बनाने की कोशिश की। और उस स्वामी बनाने की कोशिश में ही दोस्तों दुनिया की कुछ ऐसी आपदाएं हो गई हैं। कैलिफोर्निया में लगातार आग लग रही है, बीबीसी की न्यूज़ पे आपने लगातार देखा कि कैसे लोग भाग रहे हैं। उत्तराखंड की आपदा आपने देखी है, यहाँ तक कि राजस्थान की बाढ़ आपने देखी है, चेन्नई की बाढ़ आपने देखी है, और तो और दिल्ली में भी अर्बन फ्लड आपने देखा है। ये सारी घटनाएं जो हम देख रहे हैं लगातार, लैंडस्लाइड की घटना, वो सारी इसलिए हो रही है कि मानव जो है एक घटक की जगह, कंपोनेंट की जगह क्या बन गया है, स्वामी बन गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन। भारत राज्यों का फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी द फेडरेशन ऑफ स्टेट। वह राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों के संघ का मतलब है राज्यों के यूनियन का। अ, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है ना फेडरेशन की जगह जो आर्टिकल आर्टिकल जो 1 है ना, आप माफ कीजिएगा थोड़ा, आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द आया है, फेडरेशन शब्द नहीं आया है। वैसे तो भारत में फेडरल व्यवस्था कही जाती है, फेडरल व्यवस्था कहते हैं, लेकिन आर्टिकल 1 भारत में जो है यूनियन ऑफ स्टेट कहता है कि जो है वो कहता है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। वह भारत राज्यों का एक संघ होगा। हिंदी में तो भाषा निकल के आती है संघ, और अंग्रेजी में उसके लिए नाम दिया गया है यूनियन। इसके लिए माफ कीजिएगा, गलती से हमने फेडरेशन बोल दिया। राज्यों का यूनियन होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यहां से आगे चलेंगे, आगे चले, आगे चले सवाल नंबर 20 पर पहुंचे। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? किस संविधान के अंतर्गत राज्य बनाने, बहुत खास सवाल है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है भारत की जो संसद है वह किसी राज्य को तोड़कर दो राज्य बना दे, उसकी सीमाओं को घटा दे, उनकी सीमाओं को बढ़ा दे, नाम में बदलाव कर दे। और ऐसा करना संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात 3 में नहीं लिखी, ये बात तो 4 में लिखी है। तो 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि विभिन्न राज्यों को घटाकर, विभिन्न राज्यों को बढ़ाकर हम जो है सीमाओं का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश संसद को अधिकार दिया गया आर्टिकल 2 के तहत। जब कभी भी इस बात में कंफ्यूजन हो तो ध्यान दे दीजिए, आपकी जो बाउंड्री है, अगर आप अपने घर को एक देश मान ले और घर की दीवारों को तोड़ फोड़ के कोई नया कमरा बना रहे हैं तो आर्टिकल 3 से बना रहे हैं। लेकिन बराबर वाले प्लॉट को खरीद कर उस पर अधिग्रहण करके, कब्जा करके उसमें ही आप कोई नया रूम बना रहे हैं तो आप आर्टिकल 2 का यूज कर रहे हैं। भारत की सीमाओं को फैलाएंगे, भारत की भुजाओं को दूर तक फैला देंगे, जहां तक अब है उससे ज्यादा विस्तार कर देंगे, किसी दूसरे राज्य को आप उसमें शामिल कर लेंगे तो आर्टिकल 2 से नया राज्य बनाएंगे। और अगर आप भारत के घर के भीतर ही तोड़फोड़ करके किसी की सीमा घटाई, किसी की सीमा बढ़ाई, किसी का नाम बदला और नए राज्य का निर्माण कर दिया तो आप आर्टिकल 3 से कर रहे होंगे। तो खैर हम आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ हम आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं। बहुत खास सवाल है, बड़ा कंफ्यूजन होता है बालक बालिकाओं को, इससे बचना है। आपको बता दिया गया है। आर्टिकल सवाल नंबर 21 में आएंगे, नए राज्य के गठन की शक्ति किसको है? अरे भैया, नए राज्य के गठन की शक्ति तो किसे है? संसद को है, संसद को है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 2 के तहत वर्तमान में बने हुए राज्यों की सीमाओं को घटाना बढ़ाने का अधिकार संसद को आर्टिकल 3 के तहत है। इनको नहीं है भाई, इनको नहीं है, ठीक है। यहां से आगे चले, सवाल नंबर 22 में आए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से
किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है? अरे राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार तो संसद को ही तो है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत रिपीटेड सवाल है, आर्टिकल 3 के तहत अधिकार है। ठीक है? और क्या ऐसा करना संवैधानिक संशोधन माना जाएगा? नहीं दोस्तों, संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत जब आप राज्यों का निर्माण कर रहे हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है? चलिए यहाँ से आगे चले। यहाँ से आगे चले तो आर्टिकल इसमें आइए, सवाल 23 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के किस भाग में है? तो बता दीजिए किस भाग में। भारत एक तो है भारत का, जब आप भाग 1 में आएंगे तो संघ भारत संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। एक बात तो ये हो गई। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। और भाग 4 में क्या है दोस्तों? सिटीजनशिप। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। ये बात कर लेंगे तो भाग 2 इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर आएंगे 4 में, 24 में। सवाल 24 में आएंगे तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित नहीं है? 3 से 10। अच्छा, 3 से 10 में कैसे आ जाएंगे? आर्टिकल 3 में तो आपने लिखा है कि संसद निर्माण कर देगी नए राज्यों का, गलत बात होगी। 4 में 4 कहता है कि संशोधन के माध्यम से निर्माण होगा। 5 से 11 में, सभी 5 से 11 में, 6 से 11 में नहीं, 6 में तो 5 छूट जाएगा। 5 से लेकर 11 तक ये प्रावधान लिखे गए हैं। 5 और 6 कह रहे हैं कि भारत से बाहर गए हुए लोग विभाजन के दौरान जब भारत वापस आ रहे होंगे कि विशेष तिथि को, तो उनको नागरिकता मिलने के प्रावधान होंगे। तो 5 से लेकर 11 तक प्रावधान है, ना कि 6 से 11 तक। ये बात हो गई है। और सवाल नंबर 25 ले रहे हैं, जो आज के क्लास का अंतिम सवाल है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? क्या भारत दोहरी नागरिकता देता है? क्या दोहरी नागरिकता देता है? नहीं, बिल्कुल दोहरी नागरिकता नहीं देता है भाई। वो न राज्यों की नागरिकता देता है, न वो दूसरे देश की नागरिकता को बर्दाश्त करता है। एक मयान में दो तलवारें नहीं आएंगी, ये भारत का कहता है। तो कहता है कि दोहरी नागरिकता नहीं होगी, एकल नागरिकता ठीक है, दोनों का कोई मतलब नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत कहता है हमारी एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 9 कह रहा है कि भारत केवल एकल नागरिकता को ही मानता है। अगर आप भारत की नागरिकता लेने के साथ साथ किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता का समाप्त कर दिया जाएगा। एक तो बात ये, यदि आप राज्यों की नागरिकता, भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं है, ये भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। तो दोस्तों, ये हुए हमारे 25 सवाल, जिसे हमने बहुत तेजी से क्विक रिवीजन के साथ निपटाया। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का सेशन। फिर हम अगली सीरीज से संबंधित शुरू कर रहे होंगे। आज के लिए नमस्कार।